This is probability and statistics, MS361. This is basically MS361. MS361 लेक्चर नंबर 3। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो बेसिकली हमारा जो डिस्कशन था वो था हाँ मीन मीडियन मोड सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर था, ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा के ऊपर हमने बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। सही है, तो आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर है। तो आज हम लोग मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर बात करेंगे। मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का बेसिकली जो है वो अंदर दो टॉपिक हैं जिस पे हमारा कोर डिस्कशन होगा। पहला है हमारे पास वेरिएंस और दूसरा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इस पे हम लोग भी बात करेंगे। जो हमारा डिस्कशन होगा वो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी हमारे पास ग्रुप और अनग्रुप डाटा के ऊपर बात होगा एंड अनग्रुप्ड डाटा हमारे पास होगा। तो एक्चुअली हम लोग बात करेंगे ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा में मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर। नाउ व्हाट इज वेरिएंस? अच्छा, वेरिएंस क्या होता है एक्चुअली, पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। लेट्स सी, कोर्स आउटलाइन थी ये तो आपकी, और हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन। देखते हैं जी मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में क्या है, वेरिएंस तो कहते हैं। द वेरिएंस एक्चुअली सिंबलाइज्ड बाय एस स्क्वायर। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। variance symbolized by s square and the standard deviation, the square root of the variance symbolized by s, are the most commonly used measure of spread. We know that the variance is measure of how spread out a data set is. It is calculated as the average square deviation of each number from the mean of the data set. सही है, वो ये कहता है भाई कि वेरिएंस का मतलब ये एक्चुअली जो डाटा सेट है ना हमारे पास वो कितना सेंट्रल टेंडेंसी से दूर है। मतलब एवरेज वैल्यू से अगर मैं बात करूं तो वो कितना दूर है डाटा। सही है, सेंट्रल टेंडेंसी से कितना दूर है। मतलब मैं आपकी एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे फर्ज करो कोई भी एक डाटा है हमारे पास। सही है, इसकी एवरेज वैल्यू फर्ज कर लो ये थी, जो भी u इज इक्वल्स टू 2 थी। अब कोई भी डाटा सेट के इसके करीब करीब पॉइंट्स जो है ना वो कितने आ रहे हैं, वो डाटा सेट से कितना दूर है, कितने वेरिएटेड है, तो हम इसको वेरिएंस का नाम देते हैं। सही है, ये एक्चुअली वेरिएंस है। आज हमारा जो अभी डिस्कशन है वो है अनग्रुप डाटा के ऊपर। सही है, तो अनग्रुप डाटा है, लेट सपोज मेरे पास। सही है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे पास डाटा सेट है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ मेरे पास डाटा है और डाटा के अंदर जो है वो बेसिकली फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अनग्रुप डाटा है मेरे पास। सही है, डाटा में मैंने लेट सपोज आपकी क्लास का टेस्ट कंडक्ट हुआ और क्लास के टेस्ट के अंदर आप लोगों के मार्क्स आए। लेट सपोज 50 मार्क्स का टेस्ट था। सही है, 5 स्टूडेंट्स का टेस्ट कंडक्ट हुआ है। सही है, 5 डाटा सेट का। सही है, 5 डाटा सेट्स है मेरे पास। अब आप करोगे क्या, वेरिएंस कैलकुलेट करना चाहते हो, अब आप 5 डाटा सेट का आप करोगे ये भाई, बहुत आसान है इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना। आप एक कॉलम बनाओगे जो कि एक्स का होगा,
और एक कॉलम बनाओगे एक्स आई का रख लो, एक्स आई माइनस एक्स बार का रख लो। सही है। तो हम करेंगे ये, नंबर ऑफ हाइड्रेशन कितनी थी, हाइड्रेशन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज थी 1 2 3 4 5। अब इन 5 वैल्यूज के ऑब्वियसली पॉइंट्स हैं, जैसे 36, दूसरा है 42, सही है, और तीसरा है आपके पास 40। और अगर मैं इसी तरह से आगे के डाटा सेट पॉइंट्स ले लेता हूँ, डाटा सेट पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास जो हैं वो चौथा और पांचवा, 40 के बाद है 30 एंड देन है 6। सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे इस डाटा सेट का मीन। सही है। जब आपको मीन निकालना है तो आप सम ऑफ ऑल द वैल्यूज करोगे ऑफ एक्स कितनी है, समीशन करने की कोशिश करेंगे। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसियो ले लेता हूँ, और मेरे पास कैसियो कैलकुलेटर आ जाएगा। हाँ जी, कैलकुलेटर आपके पास शेयर हो रहा होगा। अब मैं जो हूँ डाटा सेट के पॉइंट्स जो है वो पुट कर लेता हूँ, 36, सही है। और अच्छा, चाहो तो डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स से आप कर सकते हो, स्टैटिस्टिक्स वेरिएंस, और आपके पास आ गया 36 इज इक्वल्स टू 42 इज इक्वल्स टू 40 इज इक्वल्स टू 30 इज इक्वल्स टू एंड देन 6 इज इक्वल्स टू, शिफ्ट दबा के स्टैटिस्टिक्स, और आपने जो है वो देख लिया डाटा को, सेव हो रहा है, सही है भाई, वेरी गुड। शिफ्ट, और अगर आपने सम करना है फर्ज कर लो, अभी सम करके दिखा देता हूँ, समीशन ऑफ x2 कर लेता हूँ, तो कितना आ गया 154। अच्छा, वेरिएंस भी डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है, सही है, 154 हमारे पास आ गया। और अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करूँ, हेंस मीन विल बी, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एक्स ओवर एन, एन एक्स बार 154 डिवाइडेड बाय 5, तो मीन हमारे पास आ जाएगा जो 154 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास मीन आ जाएगा 30.8। तो 30.8 के करीब इसका मीन आ रहा है, 30.8 इसका मीन आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने x माइनस एक्स बार करना है, सही है, और उसका स्क्वायर ले लेना है। मैं एक ही उसमें बना लेता हूँ, x माइनस एक्स बार मीन्स क्या होगा भाई, 36 फर्स्ट आइट्रेशन में माइनस 30.8 का स्क्वायर, सही है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, आपने देखा भाई। तो 36 लिख लेते हैं पूरी वैल्यूज को, 36 माइनस 30.8 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू 27.04। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर इक्वल्स टू बेसिकली 27.04, तो 27.04, इसी तरह से सारे कॉलम्स को फिल कर लेंगे, सही है। सारे कॉलम्स को फिल करके आप फाइनली आंसर कैलकुलेट करोगे, हेंस वेरिएंस ऑफ द गिवन फंक्शन इक्वल्स टू समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर ऑफ n, जो भी n आया आपके पास, नंबर ऑफ सैंपल्स जो भी आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। अच्छा देखो, एक चीज और इसमें मैं अपडेट करना चाहता हूँ, वो क्या चीज है, वो चीज ये है भाई
कि लेट सपोज आपके पास जो भी है सैंपल वेरिएंस है और एक चीज है पॉपुलेशन वेरिएंस। इन दोनों में फर्क है। सैंपल वेरिएंस क्या होता है और पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होता है? सैंपल वेरिएंस ये होता है भाई, एक चीज है सैंपल वेरिएंस। वेरिएंस कैलकुलेट समझ में आ गया होगा आप लोगों के। एक चीज है पॉपुलेशन वेरिएंस। सही है, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। अच्छा, इसको सिग्मा, कुछ बुक्स में इसको एस से शो किया गया है, तो एस से शो कर देता हूँ। एस इज इक्वल्स टू समीशन एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर ओवर कैपिटल एन, समीशन एक्स माइनस ऑफ एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन माइनस ऑफ वन। ये दोनों के अंदर फर्क समझना क्या चीज़ है ये। सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये देखो, कोई भी पॉपुलेशन है, लेट सपोज आपकी क्लास जो है ना उसके अंदर 48 स्टूडेंट्स हैं। सही है। अब 48 स्टूडेंट्स, अगर मैं सारों स्टूडेंट्स का डाटा लेता हूँ, सही है, मैं सारे स्टूडेंट्स का डाटा ले रहा हूँ, टेकिंग ऑल डाटा एट अ टाइम, तो उस वक्त, अच्छा यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे थे, देखिए जैसे हमारे पास सैंपल वेरिएंस और पॉपुलेशन वेरिएंस में फर्क क्या हो रहा है। देखिए सैंपल वेरिएंस से मुराद ये होती है, सॉरी पॉपुलेशन वेरिएंस से मुराद है, जैसे आपकी क्लास के अंदर ना 48 स्टूडेंट्स हैं। 48 स्टूडेंट्स को आप जो है ना वो टेकिंग ऑल डाटा एट अ टाइम ले रहे हो, सारे के सारे स्टूडेंट्स का डाटा एक ही वक्त में ले लिया, ऑल पॉपुलेशन इंक्लूड हो गई है। तो इस वक्त अगर आप उस डाटा का सैंपल मीन लोगे तो आप उस मीन को कहोगे बेसिकली पॉपुलेशन मीन। म्यू से जनरली हम लोग इसको बुक में डिनोट कर रहे हो। और अगर फर्ज करो आप लोगों ने किया ये कि उन 48 स्टूडेंट्स में से फर्ज करो कि 10-15 स्टूडेंट्स का डाटा ले लिया, फर्ज करो तो 10-15 स्टूडेंट का डाटा ले लिया, तो उस वक्त वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा सैंपल मीन, और उसका वेरिएंस सैंपल वेरिएंस कहलाएगा। जनरली हम उसमें से n-1 ऑब्वियसली निकालते हैं। जो n-1 डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा होता है ना, इसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है अभी मैं इस पे और डिस्कशन फिर से करता हूँ। अब देखें, आप जैसे फर्ज करो, एक और एग्जांपल कोट करता हूँ कि आपके पास जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर, और उसकी पॉपुलेशन फर्ज कर लो एन पॉपुलेशन है, सही है, मिलियंस है या फिर बिलियंस में एन है। अब उस इलेक्शन में सब यकीनन जो वोट कास्ट करेंगे लोग, तो वो बेसिकली जो वोटर्स हैं वोट कास्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा और मीन होगा या फिर वह पॉपुलेशन होगी, वहाँ की जो भी पॉपुलेशन होगी उसका वेरिएंस कहलाएगा, तो वो पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन वेरिएंस कहलाता है। इसी तरह से सैंपल के ये कि हम लोग उसमें से कुछ सिलेक्टेड जो है वो लोगों को लेकर जो प्रिडिक्शन टेबल बनाते हैं, जैसे फेसबुक पे आपने देखा होगा बिफोर इलेक्शन प्रिडिक्शंस आ रही होती हैं सैम्पलिंग कर करके, तो वो सैम्पलिंग कहलाती है। सैम्पलिंग से वेरिएंस निकाल लेते हैं और इससे हम मीन में निकाल लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम से मुराद क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर मैं आपको डिस्कस करूं तो कुछ इस तरह से है, जैसे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, द डिग्री ऑफ freedom refer to the number of the values involve the calculations that have freedom to the vary. In other words, the degree of freedom in general can be defined as the number of observation minus the number of independent constant imposed on the or on the observation. जैसे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ भाई आपको कि यहाँ पर जो है ना n-1 क्यों, n का मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स है, -1 का मतलब ये है कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स जो हैं जिस पे हम वैल्यू डिपेंड कर रही है। यहाँ पे जो वेरिएबल्स हम इंक्लूड कर रहे हैं वो एक्स है, सिंपल सा। इस वजह से यहाँ पे ओनली वेरिएबल इंक्लूड हो रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे -1 है। फर्ज करो हमारे पास डाटा ज्यादा होता, सही है, ज्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड हो रहे होते, तो हम लोग यहाँ पर ये कहते हैं कि भाई n-2 हो जाता, n-3 हो जाता, अगर हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते
वो ज्यादा इंक्लूड हो रहे होते हैं। सही है, यहाँ पे क्योंकि एक वेरिएबल है तो n माइनस ऑफ वन कर दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। सही है, n माइनस ऑफ वन कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि डाटा हमें सैम्पलिंग का ही गिवन होगा। सही है, अगर फर्ज करो जैसे मैंने कहा सैम्पलिंग करनी है, 48 स्टूडेंट्स में से 20 ले लिया आपके पास, उससे मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ और वेरिएंस निकाल रहा हूँ, सैंपल वेरिएंस कहलाएगा। और यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जाएगा ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद जैसे मैंने आपको बताया फिर से कि सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर आपके पास सैंपल वेरिएंस है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का मतलब सैम्पलिंग मीन है, दिस इज एक्चुअली द सैम्पलिंग मीन, ये आपके पास सैम्पलिंग मीन कहला रहा है, स्क्वायर करके एन माइनस ऑफ वन कर दिया। अब पॉइंट ये है कि जैसे मैं आपसे कहूँ वेरिएंस आपके पास जो होता है, दो तरह का वेरिएंस है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस म्यू स्क्वायर ओवर एन, और सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एक्स माइनस ऑफ एक्स बार स्क्वायर ओवर एन माइनस ऑफ वन। दिस एक्चुअली कॉल्ड पॉपुलेशन वेरिएंस, और दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सैम्पलिंग वेरिएंस। सही है, ये दोनों के दोनों होते हैं। अब मसला ये है कि हमने क्या किया, अब सैम्पलिंग वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया, पॉपुलेशन वेरिएंस जब हमने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर अगर इस फार्मूले को गौर से देखो तो x माइनस ऑफ म्यू का स्क्वायर ओवर एन लिया जा रहा है टर्म को। अगर हम इन दोनों टर्म्स को ले रहे हैं तो हमारे पास मसला ये आ रहा है कि यार जैसे फर्ज करो हमने जो हमारे पास डाटा था, ऑब्वियसली हमने कोई डाटा ले लिया जिसमें यूनिट था जिसका मास था, और उसका यूनिट मास था, मास का डाटा था और यूनिट था उसका किलोग्राम्स। अब किलोग्राम्स में डाटा था तो किलोग्राम्स का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ स्क्वायर में वेरिएंस आ जाएगा किलोग्राम स्क्वायर, जबकि हमें जो था वो डाटा गिवन था केजी में, अब स्क्वायर आ रहा है। अब ये यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, इसका स्क्वायर रूट ले लिया। जब भी हम कभी भी वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना, तो उस वक्त उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन में। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया है, और या फिर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास हो गया स्क्वायर रूट लेने के ऊपर। एक बात याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यूज है ना, वो अगर जितनी कम होती है, 0 पॉइंट समथिंग है, कम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो हमारे पास डाटा जो गिवन है ना, वो बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी से करीब तरीन है। सही है, सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास है। सही है, और जितना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा हो रही होती है, बढ़ रही होती है। सही है, तो हम कहते हैं स्प्रेड आउट फ्रॉम द मीन। सही है, तो वो वेरी क्लोज है अगर जीरो में, और अगर वो क्या है बेसिकली दूर दूर है। सही है, तो वो कहेंगे हम स्प्रेड आउट जो है वो मीन से वेरी फार है। तो आप कहोगे स्टैंडर्ड डेविएशन अगर वैल्यू ज्यादा देता है तो वो क्या है, स्प्रेड आउट फार आ रहा होता है, दूर आ रहा होता है। जिसकी एग्जांपल ये देखो, अगर मेरे पास ये आपके पास एक मीन है, लेट्स सपोज दिस इज द मीन पॉइंट, और इसके करीब करीब आ रहा है, और इस डाटा को अगर आप इसका कभी भी कैलकुलेट करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसकी वैल्यू हमेशा कम आएगी, 0 पॉइंट या 1 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ रही होगी। और जैसी अगर वैल्यू की हो जाएगी फार होगी, दूर होगी, तो क्या हो जाएगा 3 पॉइंट 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट, इस तरह से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। सही है, इसको अगर मैं आपको दिखाऊं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो क्या है देखें। Standard deviation is the number used to tell us how measurement of a group are spread out from the average means. मीन से कितने दूर है और एक्सपेक्टेड वैल्यू से। A low standard deviation means most of the number are close to the average. आपके पास क्या होगा अगर लो स्टैंडर्ड डेविएशन है, सही, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कम आ रही है, तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द नंबर आर क्लोज टू द एवरेज। ज्यादातर नंबर सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एवरेज का मतलब सेंट्रल टेंडेंसी है, उससे करीब करीब है। और अगर वो कहता है हाई स्टैंडर्ड डेविएशन मींस दैट द नंबर आर मोर स्प्रेड आउट, तो इसका मतलब नंबर आपस में बहुत दूर दूर है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई, करीब करीब है मीन के, और क्या है, दूर दूर है। ये वैल्यूज हमें बताना शुरू कर देती हैं। आप एनालिसिस का मतलब ही है स्टैटिस्टिक्स में, वैल्यूज आपको बताना शुरू कर देंगे भाई ये कंडीशन है और इस कंडीशन की वजह से ये हो रहा है। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन
जस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, कुछ भी नहीं होता, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लिया जाता है। विद द वेरिएंस इज बीन द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस, और हमें पता है वेरिएंस क्या है एक्चुअली, वेरिएंस जो है वो मीन से डिफरेंस वैल्यूज का स्क्वायर होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज यूजुअली प्रेफर्ड, इसको प्रेफर क्यों किया जाता है ओवर अ वेरिएंस, क्यों भाई, वो इस वजह से इसका यूनिट सेम यूनिट हो जाए डाटा इटसेल्फ, डाटा का यूनिट जो होता है उसी यूनिट में इसको लेके आ जाता है। ये मैंने आपको अभी जैसे एग्जांपल दी थी एक छोटी सी, जैसे आपको ये एग्जांपल दी थी यहाँ पर, ये रही, ये कहाँ गई एग्जांपल, ये रही भाई, ये क्या है, यूनिट्स जो थी वो केजीज में थे, अब वेरिएंस निकालोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और रूट लेने पर क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन टर्म बन जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, सेम यूनिट में आ जाएगा जो एक्स का यूनिट था, मतलब हमारे डाटा जो गिवन डाटा था उसका यूनिट था, वो यूनिट सेम हो जाएंगी। दैट्स हम स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रेफर करते हैं। सही, एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, आखिर में मैंने डिस्कस करी थी, वो ये कि अगर स्टैंड रियल डाटा जितने भी होते हैं ना, उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होती है, हमेशा याद रखना, वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो होती है बेसिकली वन नहीं होती है। आइडियल डाटा के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू वन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर वन हो जाए तो हम उसको कहते हैं आइडियल डाटा। कि दुनिया भर में जब भी रियल डाटा होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कभी भी वन नहीं कैलकुलेट होती है। सही है। नाउ एक और पैरामीटर, एक और टर्म है जो कि बड़ी जबरदस्त है, जो हमें बताती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहते हैं इसको। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, जैसे आपको टर्म से पता चल रहा है वेरिएशन क्या हो रहा है डिस्पर्जन ऑफ द डाटा के अंदर, सही है, क्या हो रही है, वेरिएटेड वैल्यूज क्या हो रही है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय वेरिएंस, सॉरी डिवाइडेड बाय सैंपल मीन हम कर रहे हैं। सही है, सैंपल मीन से डिवाइड कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर सैंपल मीन के रेशियो को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या बता रहा होता है, कोई भी सवाल है उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्चुअली आपको ये बताता है डिस्पर्जन ऑफ द डाटा, सही है, वो क्या है, सही है, वो बेसिकली हाई है कि लो है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज्यादा आ रही है, सही है, और या कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन की वैल्यू जो आ रही है वो कम आ रही है, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगी। मैं आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ, जैसे डेफिनेशन है हमारे पास 6 पॉइंट में, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ, व्हाट डज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टेल यू, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टेल यू बताता क्या एक्चुअली आपको, अब सुनना, द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएशन इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन टू द मीन, द हायर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जैसी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर हो रहा है, मल्टीप्लायर फैक्टर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, द ग्रेटर लेवल ऑफ डिस्पर्जन अराउंड द मीन, तो डिस्पर्स वैल्यू, फैली हुई वैल्यू ज्यादा है मीन के अराउंड, सही है, मीन जो है उसके अराउंड जो वैल्यू आ रही है ना वो ज्यादा फैली हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, देखो ये देखो, यहाँ पर ये मैंने अभी सॉल्व किया था, ये देखो, ये मीन है, फर्ज करो ये आपका बुलजाय मीन है, तो अगर ये वैल्यू क्या हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हाई आ रहा है, तो जो वैल्यू है डिस्पर्स फैली हुई ज्यादा है, सही है, इर्द गिर्द ज्यादा फैली हुई है, वैल्यू ज्यादा फैली हुई है, क्योंकि अगर आप नोट करें मीन की वैल्यू कम हो रही है और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 100 करके क्या हो जाएगा वैल्यू, मीन की वैल्यू कम होने पर ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हो जाएगा, मीन की वैल्यू कम होने पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा हो जाएगा, मीन की वैल्यू ज्यादा होने पर ऑब्वियसली फैक्टर क्या होगा, डिनोमिनेटर की वजह से क्या होगा, अगेन वेरिएबल्स में पॉइंट में वेरिएशन होगी, जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम हो रही है, डिस्पर्जन ऑफ द डाटा जो हो रहा है वो कम मिल रहा है, वो मीन के सराउंडिंग क्या हो रहा है, घूम रहा है। सही है, सबसे अच्छी एग्जांपल आज की डेट में अगर मैं इनकी ऊपर बात करूं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास जो है वो कोरोना वायरस फैला वुहान सिटी से, लेकिन उसकी डिस्पर्जन वैल्यू जो थी वो नेबरिंग सिटीज में आनी चाहिए थी, जो हमें स्टैटिस्टिक्स बताती है, लेकिन वो मिली नहीं, वो मिली कहीं और, दूसरी सिटीज में नहीं, दूसरी कंट्रीज में जाके मिली, तो और वहां पर जो हुआ वो वैल्यू, डिस्पर्जन वैल्यू जो थी वो नेबरिंग में मिलना शुरू हुई थी, मतलब एक सिटी दूसरे सिटी, जैसे लेट सपोज पाकिस्तान में बात करें, तो पाकिस्तान में पहले वो कराची में, बलूचिस्तान में, क्वेटा में, कराची में, फिर उसके बाद वैल्यू डिस्पर्स पंजाब में, और आगे जो है वो फाटा वगैरह साइड साइड पे आपके पास वैल्यू होती रही आहिस्ता आहिस्ता,
वो नेबरिंग जगह पे डिस्पर्स होती रही। सही है, तो मीन जो था वो हमारे लिए क्या था, हमारा एक सिटी था, जिससे वो क्या होती रही, ऐसा ऐसा डिस्पर्स होती रही और फैलती रही। जबकि वहाँ चाइना में अगर देखें तो वहां पर एक जगह वैल्यू सिटी में थी, दूसरी जगह पे वैल्यू क्या होना शुरू हो गई, बेसिकली वो नहीं मिली, जबकि दूसरी कंट्रीज में जाके मिलना शुरू करी। इन्होंने मतलब इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडलिंग करी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, उसको बढ़ने नहीं दिया, वेरिएटेड वैल्यू उसको बढ़ने नहीं दिया, उसको फौरन कंट्रोल कर लिया। जबकि हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के फैक्टर को नजरअंदाज किया, और उसकी वजह से डाटा क्या होता रहा, डिस्पर्स होता रहा मीन के अराउंड। सही है, डिस्पर्स होता रहा मीन के अराउंड, उसने सर्कल्स बनाना शुरू करे, और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करता रहा, वो फैलना शुरू हो गया। और पूरी कंट्री को उसने क्या किया, अपने डाटा ने, इन्फेक्शन रेट ने, इन्फेक्टेड डाटाज ने एब्जॉर्व कर लिया पूरी कंट्री को। सही है, क्योंकि हमने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वैल्यूज का ख्याल नहीं रखा। हम लोग अगर उसका ख्याल रखते तो वेरिएशन हमें क्या मिलती है, वेरिएशन पे कंट्रोल हो जाता। तो हम क्या करते, इतने पेशेंट्स को बेसिकली नहीं बना सकते थे, हमारे पास पेशेंट्स क्या रह जाते, वो कम से कम रह जाते। दिस इज बेसिकली द प्रैक्टिकल ना एप्लीकेशन है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा डिस्पर्जन की, सही है, ऑफ द डाटा की। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन हमें ये बताता है कि डाटा जो है वो क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसके फैक्टर्स जो आते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के, वो हमें बता रहे होते हैं, जितने हाई फैक्टर है डिस्पर्स उतना ज्यादा डाटा होता जा रहा है, फैलता उतना जा रहा है। सही है, जितने कम फैक्टर है, इसका मतलब डिस्पर्जन रेट उतना कम है, उतना स्लो है, मीन के करीब करीब ही है, ज्यादा मूव नहीं कर रहा हो। यकीन डिस्पर्जन ज्यादा मिलेगा अगर हमें, तो ऑब्वियसली क्या होगा हमारे लिए इस वक्त, अगर मैं कोविड-19 के हिसाब से बात करूं तो वो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हो रहे हैं वो हमारे पास डिस्पर्स ज्यादा हो रहा है, तो यकीनन वो बढ़ते जा रहे हैं। और डिस्पर्स कम हो रहा है तो यकीनन पेशेंट्स क्या होते रहेंगे, वो एक जगह पे महदूद हो जाएंगे, और हमारे पास आंसर ऑब्टेन्ड हो जाएगा। सही है, नाउ हम कंक्लूड करते हैं, हमने क्या क्या किया है। हमने बेसिकली आज जो डिस्कशन किया है वो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें अनग्रुप डाटा पे बात करी है। अब उसके अंदर जो वेरिएंस में हमने बात करी, आपको जो आज बात करी, सैंपल वेरिएंस पे और पॉपुलेशन वेरिएंस पे बात करी। सैंपल वेरिएंस में क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन माइनस वन, दिस इज पॉपुलेशन सैंपल मीन। सही है, स्क्वायर ओवर एन माइनस वन। सैंपल ऑब्वियसली क्या होगा, हमारे पास एक पॉपुलेशन का सबसेट होगा, ये बात भी याद रखिएगा कि पॉपुलेशन का सबसेट ही सैंपल होता है। जबकि पॉपुलेशन को पूरा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन मीन चाहिए होगा तुम्हें, और एन चाहिए होगा, एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। और हमें यूनिट इक्वलाइज करने के लिए क्या करना होगा, आप जो होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा उसको आप ले लोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के आप स्क्वायर रूट ले लोगे। यहाँ पर भी एक पॉपुलेशन वेरिएंस के लिए आप क्या करोगे, पॉपुलेशन वेरिएंस स्टैंडर्ड वेरिएंस बेसिकली कैलकुलेट करोगे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट कर दोगे स्क्वायर रूट लेकर। फिर मैंने बताया कि अगर आप डेटा को भी एनालिसिस कर सकते हो, कि अगर आपके पास फर्ज करो कोई आप डेटा पे काम कर रहे हो और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वन आ जाता है, तो उसका मतलब आता है वो डाटा आइडियल कंडीशन है। उस आइडियल कंडीशन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल टेबल फॉलो कर रहा है, और इस जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन वन है। जबकि रियल लाइफ डाटा जितना भी होता है दुनिया भर में, मैं भी इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, जैसे अभी कोविड-19 पे और स्पेक्ट्रल एनालिसिस के ऊपर, तो उसके अंदर हमें जो डाटा मिलता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वन नहीं आ रहा था। हमने बहुत कोशिश करी थी इसके ऊपर भी काम करने की, तो लेकिन ये कि स्टैंडर्ड डेविएशन इसका वन नहीं होता, यूनिटी नहीं होता। हम फॉलो कराने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम इसको वन कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो रियल लाइफ डाटा के अंदर वन नहीं हो रहा होता है। सही है, तो इस तरह से हमारे पास ये आज का टॉपिक जो था मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का खत्म हुआ, जिसमें हमने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे बात करी। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें बताता है कि लो डिस्पर्जन है डाटा की या हाई डिस्पर्जन है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू कम है तो लो डिस्पर्जन है, मीन के सराउंडिंग या अराउंड मूव कर रहा है, और हाई है इसका मतलब डिस्पर्जन डाटा की ज्यादा हो रही है। सही है, डाटा बहुत ज्यादा दूर दूर है एक दूसरे से, तो क्या हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ द डाटा जो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है। जैसे पानी है, पानी के अंदर अगर आप कभी भी जो है वो एक पानी का ग्लास लो और उस पानी के ग्लास में एक इंक
का ड्रॉप डाल दो, तो आप देखोगे इनका ड्रॉप जो होगा वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन उसका फैक्टर ज्यादा होगा, तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो सोल्यूट मतलब वो गायब हो जाएगा, नजर आना बंद हो जाएगा। और अगर वो कम होगा तो यकीनन उसका कलर नजर आना शुरू हो जाएगा। सही है। तो डिस्पर्जन रेट इसको हम कहते हैं, मीन के अराउंड मूव करने को। नाउ मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स की थी, तो अब हमारे पास क्या रह गया है, लेट्स सी। तो हमने जो है वो बेसिकली जो डिस्कस कर लिया है, ये आपके पास है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सही है। वेरिएशन, मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप, अनग्रुप डाटा, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल मैं भी पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा। मैंने अभी यकीनन अनग्रुप डाटा पे बात करी है। अब इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में हम इस पे ग्रुप डाटा पे डिस्कस कर लेंगे। तो हमें बस ये पोर्शन जो होगा इसमें खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो थोड़ी बहुत पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी है, वो है बेसिकली जो है वो आपके पास, वो है आपके पास यहाँ पर रॉ डाटा, डिस्क्रिप्टिव डाटा रिप्रेजेंटिंग पाई चार्ट, बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, स्टेमल लीफ। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डाटा की। तो हम डाटा अगर पिक्टोरियली या ग्राफिकली लिखा हुआ तो हम उसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, उस पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ आपके पास अगर आप देखोगे वर्ड पर भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है डाटा की, चार्ट्स के थ्रू इस तरह से बार डायग्राम्स आ जाती हैं। सही है। लाइन, पाई चार्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर भी मिल जाती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इससे भी आपको हेल्प करूं। पाई चार्ट जैसे यहाँ बन रहे होते हैं, आप देखोगे ये पाई चार्ट सारे। सही है। तो और बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन डाटा की हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या डायग्रामेटिकल या शेप रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। तो हम अच्छा है कि कंप्यूटर है तो हम इस पे भी इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम लेक्चर नंबर 4 में आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर।